आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम देना है, आपने आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, आपने जेईई का एग्ज़ाम्स देना है और आपने स्कूल वाले एग्ज़ाम भी देने हैं यानी कि होम टेस्ट भी या हाउस टेस्ट देने हैं, तो इसमें से 3 या 4 नंबर आएंगे आपके। 3 या 4 आपको क्वांटिटीज़ दे दी जाती हैं और उनमें आपने क्या करना होता है, उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब पहली बात डायमेंशनल, तो इसमें 2 चीज़ें हम करेंगे। पहले हम करेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके बाद में हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाएंगे। सो डायमेंशंस क्या होते हैं, देखो आपके पास कोई क्यूब है, कोई बॉक्स है, कुछ भी है, जैसे कि ये है, तो इसके कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी, इसकी कुछ हाइट होगी। तो या यू कैन से जिनकी टर्म्स में किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके, यानी कि क्या क्या हमें चाहिए होता है इस पर्टिकुलर को, इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी, इसकी हाइट बतानी पड़ेगी, इसकी ब्रेड्थ बतानी पड़ेगी। सो वो जो क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हीं को बोला जाता है डायमेंशंस। ओके, हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की थी, लेंथ की थी, मास किया था और टाइम किया था। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, 3 चीज़ें की थी। MLT, बस यही सारा काम आपने क्या करना है इस डायमेंशनल एनालिसिस में करना है। जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दे, जो भी दे दे, आपने बस इसको MLT की फॉर्म के अंदर लिखना है। MLT की पावर्स के अंदर लिखना है कि M1 है, ठीक है। पावर्स में कैसे लिखोगे, यहाँ पे M की, यहाँ पे L की और यहाँ पे T की। अगर एक बार आ रहा है तो, अगर 2 बार आ रहा है, अगर 3 बार आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। सो कभी भी अगर हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ MLT लिखते हैं, यानी कि मास की, लेंथ की और टाइम की पावर्स की टर्म में अगर हम लिखते हैं, दैट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी एक चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, तीनों चाहिए या लेंथ या ब्रेड्थ चाहिए, उनको बोला जाता है उसके डायमेंशंस। आप बोलते हो ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया या जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड भी है, तो इसको खरीदने से पहले जब भी खरीदने जाता है पूछा जाता है कि इसके डायमेंशंस क्या है। तो अगला बोल देता है 5'3" है, 5'4" है, यानी कि 5 फुट 3 इंच है, तो वो इसका डायमेंशन हो गया ना कि 5 फुट लंबा है, 3 इंच बड़ा है, ऐसा कुछ हो जाता है। या 5 फुट लंबा है, 4 इंच बड़ा है, दैट आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, इस पेन की पूछ ले, मार्कर पेन की, तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ डायमेंशंस होगी। सो ये तो बात होगी डायमेंशंस की। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इन द पावर्स ऑफ MLT लिखते हैं, दैट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये थी मेरी बताई हुई, ये जो आपने पेपर में लिखनी है, वो चतुर, आपने 3 इडियट्स देखी है ना, एक आमिर खान डेफिनेशन बताता है, वो हमने कर ली। एक जो चतुर बोलता है ना, उसके बाद में वो हम देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो भाई अगले ने नहीं लिखा तो मारे जाओगे, क्योंकि लोगों की थिंकिंग यही बनी हुई है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम देयर बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको ड्राइव कर सकते हैं। द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी इन द बेस। पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज क्या थी, ML और T। बेस क्वांटिटीज की पावर यानी कि रेज टू द पावर, अभी बताया ना कि MLT की पावर्स में लिखनी है। सो पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को MLT की पावर्स के अंदर लिखना, वो होगा इसके डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी इन द बेस। फॉर एग्जांपल जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, तो आप इतनी चीज याद रखिए, अगर आप एग्जाम में ये भी लिखते हो ना कि डायमेंशंस क्या होते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन द पावर्स ऑफ ML and T इज नोन एज, कई बार और भी यूज करते हैं हम, जरूरी नहीं है 3 ही है, कई इन केसेस के अंदर जब टेम्परेचर की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो और भी आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम MLT लिखते हैं। इसीलिए आप ये लिख सकते हो कि MLT की फॉर्म में लिखना कुछ हद तक सही होगा, बट अगर आप ये लिखते हो ना, ये बिल्कुल सही होगा। ये करंट के लिए एप्लीकेबल है, ये टेम्परेचर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। ओके, MLT अगर आप लिखते हो ना एग्जाम के अंदर, तो MLT उन्हीं केस में आता है जहां पे हम सिर्फ मास से, लेंथ से और टाइम से डील करते हैं। देन व्हाट अबाउट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट करंट, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज भी तो हमने की है ना, तो उन केस के लिए उनसे
ये ना हो कि हमें अलग अलग डेफिनेशन बनानी पड़े हर एक केस में। तो हमने एक डेफिनेशन बना दी कि पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज जो एंटर करती है एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्रेशन के अंदर, उसके इक्वेशन के अंदर एंटर करती है पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, उनको बोला जाता है डिमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी इन द बेस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फोर्स की। आपने 9th क्लास में अंदर न्यूटन के लॉ पढ़ाए थे, वहां पे आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ओके, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फोर्स बिकम मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो फोर्स इज इक्वल्स टू, अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या यू कैन से दैट लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा। सो मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, L/T। ओके, अब ये टाइम नीचे आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया? मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा टी कर लो, छोटे टी में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो दैट डजंट मैटर कि बड़ा टी है छोटा टी है। ओके, पर कंफ्यूज हो जाओगे। सो टाइम का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया? मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। इस टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाती है। किसी भी क्वांटिटीज को अगर आपको 1/x दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको 1/x देते हैं, उसको ऊपर लेके जाना है तो x की पावर -1 हो जाती है। वही चीज क्या है, यहाँ पे 2 पावर थी, ऊपर जाके -2 होगी। सो यहाँ पे मास की जगह पे आपने लिखना है m, लेंथ की जगह पे आप लिखोगे L, और t की जगह पे आप लिखोगे, टाइम की जगह पे आप लिखोगे t। अब जितनी इनकी पावर है ना लिख दो। अब मास है, कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई, मतलब 1 है तो m लिख दिया, m की पावर 1। लेंथ की पावर भी नहीं दी हुई, मतलब 1 है तो L की पावर 1। टाइम की पावर हमें -2 दी हुई है तो t⁻⁻², दैट इज नोन एज डिमेंशनल फॉर्मूला। सो डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ईच एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। कोई भी एक्सप्रेशन फिजिकल क्वांटिटी की बेस क्वांटिटी की टर्म्स के अंदर इज नोन एज डिमेंशनल फॉर्मूला। और बेस क्वांटिटीज क्या है यहाँ पे हमारी? m, l और t। अब पता कैसे लगा बेस क्वांटिटी है? देखो, फोर्स किसके ऊपर लगाओगे? जब कोई बॉडी होगी उसी के ऊपर लगाओगे ना। अब फोर्स लगाओगे तो उसका कुछ ना बॉडी का मास होगा और तभी वो एक्सेलरेट करेगी ना। अब मास ही नहीं, ऐसे हवा को फोर्स लगा रही हो, क्या फायदा उसका? ठीक है, सो बेस क्वांटिटीज डिपेंड करती है क्वांटिटीज के अंदर। तो एक चीज आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताती हूँ। सो अब कर दें इसको, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, कोई बात नहीं। सो एक चीज लिख लो अपनी बुक्स के ऊपर या कॉपीज के ऊपर, कॉपी पेन लेके। मास जहां पे भी आता है हम लिखेंगे m, लेंथ जहां पे भी आ गई, लेंथ डिस्टेंस कुछ भी, वहां पे लिखेंगे l, और चाहे ब्रेड्थ है चाहे हाइट है कुछ भी है, लेंथ की बात जहां पे आ गई। उसके बाद में टाइम जहां पे भी आ जाता है हम लिखते हैं कैपिटल T। उसके बाद में करंट जहां पे भी आ जाता है, करंट की यूनिट्स होती हैं एम्पियर, 10th क्लास में पढ़ा था तो उसकी जगह पे आता है A। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो उसकी जगह पे हम केल्विन यूनिट इसकी यूज करते हैं, तो इसकी जगह पे लिखा जाता है K। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट में कुछ डिमेंशनल फॉर्मूलाज को हम ड्राइव करेंगे। उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें एक तरह की चीज़ें होती है, एक तरह की चीज़ें, यानी कि होमोजीनियस जैसे सॉल्यूशन की बात करते हो तो उस सॉल्यूशन में एक जैसी चीज़ों को मिला के वो सॉल्यूशन बनाया जाता है, अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो होमोजीनिटी का मतलब क्या है? एक जैसी क्वांटिटी। होमोजेनिटी किस चीज से मिलके बना? होमोजीनियस प्लस क्वांटिटी, यानी कि एक जैसी क्वांटिटीज। मतलब क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ वी मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट डिमेंशनल फॉर्मूले, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका डिमेंशनल फॉर्मूला या तो सेम है या डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है, फिर क्या होगा? हाउएवर नो सच रूल अप्लाइज टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी ऐसा रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वेयर ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ लाइक जो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना, उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मास की बात करूं तो 10 kg में 10 किलो में 10 मीटर जोड़ दूं तो कुछ बनेगा? आप टोटल करके क्या लिख दोगे? kg लिखोगे, आगे मीटर लिखोगे?
तो जो क्वांटिटीज ऐड होती है ना आपस में वो सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो कोई भी जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा। बट क्या होता है कि सिर्फ जो लाइक क्वांटिटीज है ना वही ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने a प्लस बी, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऐड किया, तो a और b क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। या तो दोनों मास की हो, या दोनों लेंथ की हो, या दोनों टाइम की हो, या दोनों करंट हो, या दोनों टेम्परेचर की हो, तभी चीज हमारी सही आएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना। उसके बाद में चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको काफी सारे दिए होते हैं, एग्जाम्स के अंदर आते हैं। सो उसका एक टेबल पूरा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उसमें से आपने लर्न कर लेना है। तो उसके लिए देखो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे, बेस यूनिट्स को यूज करना है। तो वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब नॉर्मली एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक डिस्टेंस ही तो ट्रेवल की है, एक डिस्टेंस जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ ही तो होती है, एक लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम भी तो इसको लिखा जा सकता है। लेंथ किस में होती है, लेंथ की जगह पे l और टाइम की जगह पे t। इस t को ऊपर लेके आओगे क्या बनेगा, lt माइनस 1, और m हमारे पास है नहीं तो m को क्या कर दो, m की पावर 0 कर दो। समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई lt माइनस 1 इज lt माइनस 1। लेंथ की जगह पे l आ गया, टाइम की जगह पे t आ गया, मास है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं आप लिखोगे नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज को m, l और t की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोई बॉडी है, उसका मास है, वो मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस को कवर किया, वो एक्सेलरेट हुई है। यहाँ पे हमारे पास नहीं है मास तो m0 लिखोगे, l1 आ गया और t1 आ गया, t माइनस 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो mv है, v हम निकाल चुके हैं lt माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो किसको, lt माइनस 1 को। इसकी तो हम lt माइनस 1 निकाल चुके हैं ना। या क्या है, पूरी अगर आप लिखना चाहते हो दैट इज m0 l1 t माइनस 1। तो आपने छोटी क्लासेस में किया होता था कि बेस सेम होता था, पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, 1 प्लस 0 इज 1, तो m1, l है नहीं कोई और तो l की 1 आएगी, और t भी नहीं है तो t भी 1 आएगा। क्या बन गया, m1 l1 t माइनस 1, ये बन गई मोमेंटम की। फॉर सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। सो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये एक टाइम नीचे हमारे पास पड़ा ही है, तो टाइम से टाइम क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट किसमें है, लेंथ में। टाइम को ऊपर लेके जाओगे पावर माइनस 2 हो जाएगी, और टाइम किस में था, t में, तो t का क्या आ गया, माइनस 2, और m है नहीं तो m0, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, m0 l1 t माइनस 2। ओके, m0 l1 t माइनस 2। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर 2-4 क्वांटिटीज में आपको और करवाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस हम करते हैं कुछ 2-4 क्वांटिटीज और। जैसे बात करूं अगर मैं वर्क डन की, वर्क डन यानी कि जो काम हम करते हैं, वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स हमने पीछे लिखा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ एक्सेलरेशन, और मल्टीप्लाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ही। ओके, सो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह पे क्या आएगा, m, एक्सेलरेशन की आप निकाल चुके हो, लिख दो। डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, लेंथ में, अभी ऊपर बताया l होता है। तो m क्या है, देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, m1 प्लस 0 इज m की पावर 1, l1 ये रहा, 1 ये रहा, तो l1 कितना हो गया, l की पावर 2, t और है नहीं तो t माइनस 2 एज इट इज बाहर आ गया।
ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वर्क डन का, दैट इज m1L2T माइनस ऑफ 2। ओके, ऐसे ही क्या होता है, यही जो वर्क डन हमारे पास होता है ना, दिस इज, इसको एनर्जी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, इसको एनर्जी भी बोल दिया जाता है। तो एनर्जी के डिमेंशंस और वर्क डन के डिमेंशन सेम होते हैं। अब एनर्जी कौन कौन से टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इन सब के, वर्क डन के, एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, इन सब के जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, वो एक ही होता है, ये इसका भी ये एक ही होता है। ठीक है, सो वर्क डन एनर्जी, वर्क डन को ही एनर्जी बोला जाता है। आप थोड़ा आगे पढ़ोगे +2 में, तब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे उसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ो एक बार, वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सबका क्या होगा, कहीं भी एनर्जी आ गया या वर्क डन आ गया तो आपने क्या लिखना है, m1L2T माइनस ऑफ 2। ओके, सो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का अब ड्रॉबैक क्या होते हैं, ठीक है, वो करेंगे हम। सो इसको पॉज करके साथ साथ लिखते जाना, मैं दोबारा लिख देती हूँ। वर्क डन का हमने निकाला डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज m1 L1 और L2 और T माइनस 2, ये निकाला। एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन, इनके क्या होते हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको कई बार क्या होता है, पेपर में वर्क डन भी पूछ लिया जाता है और कोई एक एनर्जी का भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का सेम ही होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बेनिफिट्स की और प्लस उसके नुकसानों की, यानी कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते और कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लिखिए, उसके बाद में चलते हैं उस पर। सो देवियों और सज्जनों, आगे चलते हैं यूजेस और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, सो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ा था, SI यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, हम डायमेंशनल करेक्टनेस भी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन बन रहे हैं, चाहे वो लेंथ के बन रहे हैं, चाहे वो टाइम के बन रहे हैं, चाहे वो मास के बन रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी वैसे ही बनने चाहिए। यानी कि डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। जैसे आप केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर में 10th में करते थे कि मास जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का इक्वल होता था, तभी उस जो रिएक्शन होती थी उसको बैलेंस बोला जाता था। यू कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे अप्लाई होता था। ओके, सो यही चीज है कि यहाँ पे जो आपके दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो सेम बनने चाहिए। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है तो वहां से आपको डायमेंशनल करेक्टनेस मिल जाती है। यानी कि अगर आपका एक्स लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल है तो वो आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं है तो नहीं होगी। ओके, बट एक चीज याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो हमेशा ही करेक्ट होगी या वो फिजिकली भी करेक्ट है। ओके, नाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, एक दूसरी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी पता कर लिया जाता है। जैसे हमने बोला कि वर्क डन, एनर्जी, दोनों की यूनिट्स क्या थी, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था, तो यानी कि वर्क डन को ही एनर्जी बोला जाता है और एनर्जी को ही वर्क डन बोला जाता है। रिलेशन आ गया ना दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का क्या है, जो वर्क डन है वो सेम है। यूनिट्स क्या होती है, वर्क डन भी जूल्स के अंदर मेजर किया जाता है, एनर्जी भी जूल के अंदर ही तो मेजर की जाती है। ओके, सो उसके बाद में ये थे कुछ उसके यूजेस कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट उसके बाद में देखिए
आपको डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल नोट्स आप ले लेना, मैं दे दूंगी। उसके बाद में बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की मतलब ये कहाँ पे जाके फेल हो जाती है डायमेंशनल एनालिसिस। पहली बात तो ये जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होते हैं उनके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि साइन थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, ठीक है। कोई भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती है। इट ऑल्सो फेल्स इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल रिलेशन। एक्सपोनेंशियल रिलेशन यानी कि जो ई की पावर में दिए होते हैं, ई की पावर x या x का स्क्वायर यानी कि x का क्यूब, इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिलती। यानी कि जो e की पावर्स में एक्सपोनेंशियल जो हमें चीज़ें दी होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब e की x को भी ये डिनोट नहीं करेगा। ये क्या बोलता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस क्या होते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस दिस मेथड। न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है, तो इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता। 1 क्या है, कुछ भी तो नहीं है। 2 क्या है, कुछ भी तो नहीं है। इसने बोला कि ये सारे डायमेंशनलेस ही हैं, इसने कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं दी। दूसरी बात है कि जो डायमेंशंस होते हैं वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर आपकी LHS जो है, LHS के डायमेंशंस अगर आपके RHS के इक्वल होते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS के डायमेंशंस अगर आपके इक्वल होते हैं तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट होती है। बट दिस इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट और नॉट, वो हम नहीं बता सकते। डायमेंशनली अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो वो इक्वल होते हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे विद एग्जांपल्स। तो एक चीज और है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होते हैं, इसको नोट कीजिए। ये जो लिमिटेशंस है ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सो इसको पोज करके नोट करिए, फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ कि डायमेंशनलेस क्या होता है। सो इसको करते हैं रब और बात करते हैं डायमेंशनलेस की। आज का लास्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्या होता है, ठीक है, क्वांटिटीज। देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनकी कोई यूनिट्स नहीं होती। जो यूनिटलेस कांस्टेंट्स होते हैं वही क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटीज यानी कि जिनकी कोई क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल पाई इज आइदर 22/7 और 3.14, यही होती है इसकी वैल्यू। तो पीछे ना तो मीटर है ना जो है केजी है, ना पीछे सेकंड्स है, तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये हमारी है एक यूनिटलेस क्वांटिटी और इसका जो डायमेंशन, ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगी और इसका डायमेंशन हम लिखते हैं m0 L0 T0 से। ओके, पता लग गया। तो जो क्वांटिटीज यानी कि वेरियसली इसके अंदर मैक्सिमम टाइम्स क्या आते हैं, हमारे कांस्टेंट्स आते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसकी तो होती है। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो जो भी कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, तो वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो वो क्वांटिटीज जो यूनिटलेस होती हैं वो डायमेंशनलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल पाई हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गया, और वेरियस कॉन्स्टेंट्स जो हम यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, कहीं भी यूज करते हैं, उनको बोला जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस, यानी कि whose dimension can be write in the form of m0, l0 and t0. Yeah, you can write it as those unitless quantities whose dimensions can be written in this form are known as dimensionless quantities. Dimensionless का मतलब उनकी dimensions ही नहीं है। अब 2 है, क्या है 2? 2 मीटर लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, क्या है 2? 2 लिख दिया ना। अगर बोल देते कि लंबाई उसकी है, या 2 सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं, 2 kg की बात कर रहे हैं, अब 2 लिख दिया, हमें नहीं पता वो 2 किलो है, 2 ग्राम है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेकंड है, 2 केल्विन टेम्परेचर है, 2 एम्पियर करंट है, तो उस केस में हमें नहीं पता होता। तो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सो आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कीजिए। कल हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, यानी कि जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट, JEE और IIT के अंदर पूछे जाते हैं। सो इसको नोट कीजिए और बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।